दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल एक कमरे में बंद गुजार देता है। किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता और हमेशा सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनता है। लोग उसे रहस्यमयी साया समझने लगते हैं, लेकिन जब उसकी मौत होती है तो और उस बंद कमरे की अलमारी खुलती है तो उससे निकलता है एक ऐसा खजाना जो पूरी वर्ल्ड के लिटरेचर को हिला कर रख देता है। जी हाँ, आज के इस व्लॉग में हम किसी हॉरर फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की सबसे मिस्टीरियस और फेमस पोइटेस एमिली डिकिंसन की। आज हम उनकी लाइफ की मिस्ट्री को रिकॉर्ड करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स देखेंगे, और हर लिटरेचर लवर एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है ये। तो चलिए चलते हैं सफ़र पर। शुरुआत में एमिली का जन्म 1830 में मैसाचुसेट्स की एक बहुत ही रिच फैमिली में और बहुत जानी मानी फैमिली में हुआ था। शुरुआत में वो बिल्कुल नॉर्मल थी, पढ़ाई में तेज, हंसमुख, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने अपने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया और वो कमरे में रहती थी। वहीं से नेचर को देखती थी, पोएम्स लिखती थी, और घर में कोई मेहमान आता तो वह सीधे मिलने के बजाय दरवाजे के पीछे से बात करती थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में वो सिर्फ वाइट ड्रेसेस पहनती थी। इसी वजह से उन्हें द मिथ ऑफ एमहर्स्ट भी कहा जाने लगा। 1886 में उनकी डेथ हो गई। दुख की बात यह है कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने 1800 के करीब कविताएं लिखी। 1800, आप समझ सकते हो कितनी काउंटिंग है। उनमें से जीते जी सिर्फ कितनी पब्लिश हुई पता है? 10 to 11, वो भी बिना उनके नाम के। दुनिया को उनकी असली ताकत उनकी मौत के बाद पता चली। उनकी बहन लेविनिया ने उनकी कविताओं को छुपा हुआ खजाना जब उनको मिला, तब वर्ल्ड में वो फेमस हुई। जीती जी तो नहीं हो पाई। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स आप नोट कर सकते हैं। एमिली वॉज बॉर्न ऑन December 10, 1830, एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स, USA में। ठीक है। She died on 15 May 1886, एज 55। ब्राइट डिसीज़ की वजह से, जो एक किडनी का डिसीज़ होता है, उससे उनकी मृत्यु हुई थी। फैमिली के एक बेहद प्रतिष्ठित और रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके ग्रैंडफादर एमहर्स्ट कॉलेज की स्थापना की थी और उनके पिता एक सफल वकील थे। ठीक है। उनके फादर का नाम था एडवर्ड डिकिंसन, जो एमहर्स्ट कॉलेज के ट्रेजर और प्रसिद्ध लॉयर थे। उनकी मदर का नाम था एमिली नॉरक्रॉस डिकिंसन। ओके। और उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था ऑस्टिन डिकिंसन, और एक छोटी बहन थी लेविनिया डिकिंसन, विनी भी बोलते थे जिसको। बात करें इनके एजुकेशन और इन्फ्लुएंसेस की, उन्होंने एमहर्स्ट एकेडमी से लगभग 7 साल तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने माउंट हॉलीऑक फीमेल सेमिनरी में एडमिशन लिया, पर वहाँ के बाद स्ट्रिक्ट और ऑर्थोडॉक्स और धार्मिक माहौल की वजह से उन्होंने सिर्फ 10 महीने में ही पढ़ाई छोड़ दी। लिटरेरी इन्फ्लुएंस की बात करें, उनके ऊपर बेंजामिन फ्रैंकलिन न्यूटन, उनके पिता के लॉ स्टूडेंट और फैमिली के मेंटर, और राल्फ वॉल्डो एमर्सन की ट्रांसेंडेंटलिज्म विचारधारा का गहरा प्रभाव था। द रिक्लूसिव लाइफ, एकांतवास। अपने जीवन के उत्तरार्ध में, विशेषकर 1860 के बाद, एमिली ने खुद को पूरी तरह से समाज से अलग कर लिया, और उन्होंने हमेशा वाइट ड्रेस, सफ़ेद कपड़े पहनने का शौक़ था, और उन्होंने अपने घर के होमस्टेड से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो अक्सर अपने कमरे की खिड़की से ही बच्चों को रस्सी से स्वीट्स और कविताएं लटका कर भेजती थी। इस अनोखे भटकाव के कारण उन्हें द मिथ ऑफ एमहर्स्ट कहा जाने लगा। सो पब्लिकेशन पोस्टहुमस फेम, मतलब उनकी जीते जी मुश्किल से 10 से 12 ही कविताएं उनकी पब्लिश हुई थी। बाकी सारी, वो भी बिना नाम के, बाकी सारी उनके जीवन में जितनी भी कविताएं उन्होंने लिखी, 1800 पूरे जीवन में उन्होंने लगभग 1800 पोएम्स लिखी, जो कि उनके जीते जी नहीं हो पाई, और जो हुई भी 10 से 11, वो भी बिना नाम के, एनोनिमसली, बिना नाम के पब्लिश हुई थी। उनकी मौत के बाद उनकी बहन लेविनिया को उनकी अलमारी से लिखी कविताओं के छोटे छोटे बंडल्स, जिन्हें फैसिकल्स कहा जाता है, उनका पहला पोइट्री कलेक्शन उनकी मौत के बाद 1890 में
थॉमस वेंटवर्थ हैगिंसन और मैबल लूमिस टॉड द्वारा पब्लिश करवाया गया। सन 1955 में थॉमस एच जॉनसन ने उनकी सभी कविताओं का पहला कंप्लीट और अनएडिटेड वर्जन पर पब्लिश किया। उनके मेजर वर्क और की थीम्स की बात करें तो एमिली डिकिंसन की कविताओं में कुछ मुख्य थीम बार बार देखने को मिलती है, जैसे कि डेथ और इमॉर्टलिटी, नेचर, फेथ एंड डाउट। डेथ और इमॉर्टलिटी, मौत को उन्होंने एक ऐसा दुश्मन नहीं बल्कि एक जेंटलमैन, कंपेनियन या सूटर के रूप में चित्रित किया है। जैसे हम और आप लोग मृत्यु के नाम से ऐसे डर जाते हैं ना कि अरे हमें कुछ हो ना जाए, बट शी वॉज वेरी करेजियस। उनको मृत्यु का कोई भय नहीं था। ठीक है। नेचर, प्रकृति के दोनों पक्ष, उसका अद्भुत सौंदर्य, उनकी और उनकी विनाशकारी शक्तियाँ, ये भी थी उनकी कविताओं में। और फेथ एंड डाउट, ईश्वर और धार्मिक कानूनों पर सवाल उठाना। ठीक है। अब उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स देख लेते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये उनकी पोएम थी। ठीक है। सबसे मशहूर कविता है जिसमें डेथ, मौत को एक पोलाइट सूटर के रूप में दिखाया है, जो कि एक कैरेज, ठीक है, कैरेज लेकर नरेटर को लेने आता है। इस गाड़ी में तीसरा मुसाफिर इमॉर्टलिटी है। ठीक है। ये सभी जीवन के अलग अलग पड़ाव, स्कूल के बच्चे, खेत, सूर्यास्त को पर करते हुए एक हाउस मतलब कब्र तक पहुंचते हैं, जो उनका आखिरी ठिकाना है। मतलब उन्होंने डेथ को मतलब ऐसे दिखाया है ना, ऐसे प्रेजेंट किया है दैट इट्स नॉट मतलब वो डर ना लगे जिसको देख के। बहुत ही अमेजिंग वे में प्रेजेंट किया है उन्होंने डेथ को। नाउ द सेकेंड वन इम्पोर्टेंट वर्क, दैट इज़ आई हर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड। ये कविता मौत के आखिरी क्षण की बात करती है, जब एक व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा होता है। कमरे में बिल्कुल शांति है, जैसे तूफान के आने से पहले होती है। सभी रिश्तेदार रो चुके होते हैं। तभी अचानक एक फ्लाई मक्खी गुनगुनाने लगती है। वो मक्खी नैरेटर और उसकी आखिरी रोशनी के बीच बाधा बन जाती है और नैरेटर की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आई हर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड। होप इज़ अ थिंग विद फीदर्स, ये इनकी थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम। इस कविता में होप, आशा का मानवीकरण एक चिड़िया के रूप में किया गया है, जो मनुष्य की आत्मा में वास करती है। ये चिड़िया बिना शब्दों के लगातार गाती रहती है और कठिन से कठिन संकट तूफान में भी इंसान को हौसला देती है। बदले में कभी एक तिनका भी नहीं मांगती। देखिए होप को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, कि एक जो आशा होती है ना, आशा की किरण, वो ऐसी होती है कि 1000 बार हारने के बाद भी, तूफान, आंधियाँ, कितनी भी मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़े, पर वो जो आशा की एक नन्ही सी किरण होती है ना, वो हमको ज़िंदा रखती है। होप इज़ द थिंग विद फीदर्स। ठीक है। इनकी नेक्स्ट पोएम थी सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। ये मैंने इसका एक शॉर्ट बना के डाला था। ये एक कोट है जो इनकी इस पोएम से ली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। यह कविता संदेश देती है कि सफलता की असली कीमत वही व्यक्ति समझ सकता है जो हमेशा असफल हुआ है या जो हार चुका हो। एक जीतने वाली सेना को अपनी जीत की इतनी गहरी अनुभूति नहीं होती जितनी दूर खड़े एक घायल और मरते हुए सैनिक को होती है, जो दुश्मन के जश्न की आवाज़ सुन रहा होता है। देखिए, जीतने पर सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? अभी आप एग्ज़ाम, मान लीजिए आप हर एग्ज़ाम पास किए जा रहे हैं, ठीक है, आपने सारे एग्ज़ाम, कुछ होते हैं ना कि वो जिसमें हाथ डालते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं वैसे, कि उनके सारे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, तो वो बच्चा उस कष्ट को नहीं, उस जीत को उतना नहीं जी पाएगा जितना कि एक वो बच्चा जिसने मान लीजिए 5 टाइम्स उसने UPPSC का एग्ज़ाम दिया और 6th बार वो उसको पास कर ली, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मतलब बोलते ना प्यास की कदर भी, पानी की कदर भी उसको नहीं होगी जो मतलब पानी पिए जा रहा है, उसका मन नहीं करेगा। पर जो प्यासा है, जो रेगिस्तान में घूम रहा है, उसको जो पानी की वैल्यू होगी ना, वो शायद जो प्यासा नहीं है उसको नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है? चलिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कर लेते हैं एमिली डिकिंसन के। सो एमिली डिकिंसन वॉज बॉर्न इन विच ईयर? शी वॉज बॉर्न इन 1830। ठीक है, आंसर इज बी। विच टाउन एंड स्टेट वॉज एमिली डिकिंसन बॉर्न इन? तो उनको बोला जाता था द मिस्ट ऑफ एमहर्स्ट, मैसाचुसेट्स। ठीक है, सो एमहर्स्ट, मैसाचुसेट्स। क्वेश्चन नंबर 3,
What was Emily Dickinson's nickname due to her reclusive lifestyle? वो एकांत में रहती थी, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, सफ़ेद कपड़े पहनती थी, तो उनको मिथ ऑफ एमहर्स्ट बोलते थे. ठीक है, ये उनका निकनेम था. आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 4. अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पोइम्स डिड एमिली डिकिंसन राइट इन हर लाइफ टाइम? कितनी लिखी? तो 1800 लिखी थी इन्होंने अप्रॉक्स लाइफ टाइम में. तो आंसर इज सी. सो हाउ मैनी पोइम्स बाय एमिली डिकिंसन वर पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम? 10 to 11 हुई थी. तो बी. आंसर इज बी. वॉट कलर ड्रेस डिड एमिली डिकिंसन फेमसली वियर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन हर लेटर ईयर्स? मोस्टली उन्होंने वाइट ही कपड़े पहने हैं, कुछ और कलर पहना है नहीं. तो आंसर इज डी, वाइट. क्वेश्चन नंबर 7. हु डिस्कवर्ड एमिलीज पोएम आफ्टर हर डेथ? तो उनकी डेथ के बाद जो उनकी सिस्टर थी लेवेनिया, उनको एक पूरा बक्सा मिला था उनकी कविताओं को लेकर, जिसमें कि कुछ कविताएं उनकी चॉकलेट्स के रैपर में थी, कुछ वैसे पेपर में, पॉलिथीन पे, हर जगह उनकी कविताएं एकदम जो सिले हुए बंडल होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, पर्सिक्लास बोलते, क्या बोलते हैं, उसमें मिली थी. ठीक है, और लगभग वो 1800 थी. Now question number 8. What are the handmade booklets in which Dickinson bound her poems called? Fascicles. ठीक है. So question number 9. In Because I Could Not Stop for That, that is personified as a polite gentleman suitor. Answer is B. Question number 10. Who was the third passenger in the carriage Because I Could Not Stop for That? तो immortality थी. ठीक है, B. Question number 11. Complete the famous line, hope is the thing with feathers. B. According to Dickinson, in success is counted sweetest. Who understands success best? Those who never succeeded, those who fail. इनकी पूरी quote है बहुत ही famous. Answer is B. So question number 13. In I heard a fly buzz when I died. What interrupts the stillness of the room? तो a fly buzzing. B. Question number 14. Which punctuation mark is Emily Dickinson famously known for using excessively in her poems? So dash वो बहुत यूज़ करती थी अपनी poems में, हर जगह dash. तो आंसर इज C. Question number 15. In which year was the first collection of her poems published posthumously? तो उनका first time publish हुआ था 1890 में. B. So who edited the first complete authoritative edition of Dickinson poem in 1955? किसने ऑथोरेटिवली एडिशन किया था डिकिंसन की पोएम्स का 1955 में? तो डेट वाज थॉमस एस जॉनसन. ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. एमिली डिकिंसन अटेंडेड विच इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन बट लेफ्ट आफ्टर 10 months? 10 months के बाद ही छोड़ दिया था उन्होंने. माउंट होलियोक फैमिली नहीं, माउंट होलियोक फीमेल सेमिनरी. क्वेश्चन नंबर 18. Emily Dickinson belonged to which literary era movement? So she belonged to Victorian American Renaissance era. She was an American poetess, ना. So question number 19. What disease caused Emily Dickinson's death in 1886? तो वो एक ब्राइट्स डिसीज़ बोलते हैं किडनी का, उसकी वजह से मरी थी वो. Question number 20. Wild Nights by Emily Dickinson is primarily a poem about romantic and passionate love. ठीक है, C. Question number 21. What meter did Emily Dickinson most frequently use, which is also found in church hymns? तो मोस्टली उन्होंने कॉमन मीटर, बैलेड मीटर यूज़ किया है. ठीक है, कॉमन मीटर, बैलेड मीटर. आंसर 22. आई एम nobody, who are you? What does the speaker compare somebody to? इसको भी मैंने आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाया है. तो अ फ्रॉग, somebody कौन है वहाँ पे? तो the speaker compares somebody to a frog. B. Complete the line, tell all the truth but tell it slant. Answer is B. Question number 24. To which literary figure did Emily Dickinson send her poems for critic and advice? किसको भेजी थी? तो उन्होंने भेजी थी थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन. ठीक है. Now question number 25. Dickinson's poetry is often noted for its lack of regular titles. How are they usually identified? तो कैसे किया गया था उसको आइडेंटिफाई? तो that is by numbers on their first lines. मतलब उनकी पोइट्री में मोस्टली ना टाइटल नहीं थे, तो उनकी जो फर्स्ट लाइन थी उसी को उसका टाइटल बना दिया गया. ठीक है, बाय द नंबर और देयर फर्स्ट लाइन.
क्वेश्चन नंबर 26, इन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट द पर्पल होस्ट रेफर टू, जो पर्पल होस्ट है उसको रेफर किसको करते हैं, तो अब विक्टोरियस आर्मी। बी, व्हाट एलिमेंट ऑफ नेचर इज डिस्क्राइब्ड एज नैरो फेलो इन द ग्रास, ठीक है, स्नेक। बी, स्नेक। Question number 28, what was the name of Emily Dickinson's family home in Amherst where they spent most of her life? So the homestead. B. Question number 29, which of the following is the dominant poetic device used by Dickinson when she capitalizes common nouns? जब वो common nouns लिखती थी, कौन सा dominant poetic device था जो Dickinson ने use किया? That is personification and emphasis. तो B. Question number 30, Emily Dickinson style is characterized by तो short lyrical poems with unconventional capitalization and slant rhyme, ये थी इनकी स्टाइल। तो आंसर इज़ बी। तो ये हमने आज के कर लिए पूरे 30 क्वेश्चन। सो अब हम कल मैं एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन में उनकी मेन इम्पॉर्टेंट वर्क एंड डिटेल्स और डेट्स लेकर आऊँगी, वॉल्ट विटमैन एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोनों का ही। और फिर परसों हम करेंगे हमारा फुल रिवीजन विद मॉक टेस्ट 1, 2, 3 सीरीज़ फॉर GIC लेक्चरर इंग्लिश। तो परसों से हमारा रिवीजन चालू रहेगा 4-5 दिन बहुत अच्छे से विद इम्पॉर्टेंट MCQs टेस्ट सीरीज़ बेस्ड ऑन PYQs। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और तैयारी करते रहिए, और जितना किया है उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलती हूँ कल वॉल्ट विटमैन एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ। गुड नाइट।